नमस्कार, जय जोहार। बहुत स्वागत है आप सभी का गुहार छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं विवेक। राष्ट्रीय स्वयं सेवक के प्रमुख यानी कि मोहन भागवत आरएसएस चीफ एक बार फिर से छत्तीसगढ़ आए हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से उनके आने पर सियासत भी गरमाई हुई है। कांग्रेस का यह कहना है कि उनका बहुत स्वागत है, लेकिन कांग्रेस का यह भी कहना है कि हमें शंका है कि कहीं एक बार फिर से वो धर्म को बांटने की राजनीति ना करें। भारतीय जनता पार्टी लोगों को लड़वाने का काम करती है, ये कांग्रेस की ओर से कहा गया। सियासी बयानबाजियों का दौर बहुत तेज हो गया। कांग्रेस ने मोहन भागवत को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बताते हुए उन पर फूट डालो राज करो की नीति करने के आरोप भी लगा दिए। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से पलटवार आया। बीजेपी ने कांग्रेसियों को मोहन भागवत के बौद्धिक विचार सुनने की सलाह देते हुए उन्हें उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर दिया। दौरे पर सियासत में सुनते हैं क्या कुछ कहना है पक्ष विपक्ष के नेताओं का। मोहन भागवत जी छत्तीसगढ़ आए, उनका स्वागत है, बशर्ते यहाँ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास ना करें। मगर भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का हिडन एजेंडा होता है फूट डालो राज करो की नीति, उससे नीति पर न चले। माननीय मोहन भागवत जी आने से हमें कोई परहेज नहीं है, जबकि आरएसएस हमेशा कहती है हम कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं, हम लोग सांस्कृतिक, हम लोगों का राष्ट्रवाद की ओर हम जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ा के और आरएसएस आपस में लड़ा के अपना वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है। आज आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को कि वो जाएं और बौद्धिक सुने, और कांग्रेस का मीडिया विभाग भी जाए और माननीय मोहन भागवत जी का बौद्धिक सुने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई और तब से लगातार कांग्रेस क्यों भयाक्रांत है, क्यों भयभीत है, क्यों दहशत में रहती है, ये किसी के समझ में नहीं आया। आज 97 वर्ष पूरे हो गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगातार काम करते हुए, और कांग्रेस पूरे देश में राज करती थी, अब 2 प्रदेशों में बची है। जो डर गया तो निश्चित रूप से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस बची है, और जब छत्तीसगढ़ में माननीय मोहन भागवत जी आ गए तो इनकी धरती हिलना स्वाभाविक है। तो आपने बारी बारी से दोनों नेताओं को सुना, और देखिए ये बहुत सिंपल भी रहता है इसको समझना। संघ की जो आइडियोलॉजी है, जाहिर सी बात है, वो भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। जनसंघ से अगर हम देखते हैं तो जनसंघ के बाद किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आकार लेती है बाद में, और 80 के दशक के बाद भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आती है। बात मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आरएसएस का और बीजेपी का एक अभिन्न जो हिस्सा है, अभिन्न जो अंग है, वो समझ में आए। बीजेपी राजनीतिक पार्टी है और आरएसएस गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन इस बात को लेकर एक विरोधाभास होता है, और यह विरोधाभास कांग्रेस की ओर से आता है, या जो गैर बीजेपी दल हैं, खासतौर से जो बीजेपी की विचारधारा से थोड़ा सा इतर है, उनका यह कहना है कि ये आइडियोलॉजी तो सेम है ही, और साथ ही साथ जो भी कार्य होते हैं वो एक ही तरीके से होते हैं। तो चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देता हूं। चर्चा में हमारे साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे। उमेश घोरमड़े जी हमारे साथ जुड़ेंगे, छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रवक्ता हैं, और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। उचित शर्मा जी, ये आरएसएस प्रमुख का जो दौरा है, और हमने कई दौरे में इस तरह की सियासत देखी है, बहरहाल एक बार फिर से सियासत देखने को मिल रही है, आपका विचार भी, और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि संघ छत्तीसगढ़ के ये इतने लगातार दौरे क्यों हो रहे हैं मोहन भागवत जी के। जी उचित जी, उचित जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
चलिए मैं अमित श्रीवास्तव जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। श्रीवास्तव साहब, भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कि आप लोग आमंत्रित हैं, जाइए मोहन भागवत जी को सुनिए। वो लोग कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ जब आते हैं मोहन भागवत तो धरती हिलने लगती है कांग्रेस की। ये सही में है क्या, ऐसा कुछ कांग्रेस की धरती हिलने जैसा? बीजेपी कह रही है इस बात को। कांग्रेस भाजपा जरूर कह रही है कि यहाँ धरती हिलती है। मैं आपको बता दूं, जब वो पिछले बार आए थे तो मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस प्रकार से ये जो खैरागढ़ चुनाव हारने के बाद इनके 23 केंद्रीय मंत्री आ जाते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, धरती किसकी हिली है मैं आपको अभी 10 सेकंड में प्रूव कर दूंगा। विवेक जी, आप सीनियर पत्रकार हैं, देखिए धरती उनकी हिली जिनके प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए, धरती उनकी हिली जिसके नेता प्रतिपक्ष बदल दिए गए, धरती उनकी हिलती है जिनके प्रभारी बदल दिए जाते हैं और प्रभारी को पता भी नहीं रहता, प्रभारी उस दिन मीटिंग कर रही होती हैं। धरती उनकी धरती उनकी खसक रही है जिनके जिला अध्यक्ष बदल जाते हैं या कभी बॉडी डिक्लेयर नहीं वो कर पा रहे। एक्चुअल में छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, धरती इनकी हिली हुई है। आज लगातार 68 से 71 हम हो गए और ये लगातार जिस प्रकार से उपचुनाव हम जीते, विधानसभा चुनाव के बाद जो प्यार और आशीर्वाद जो हमको मिला, धरती भाजपा की खिसकी हुई है। उसके बाद जो उपचुनाव होते हैं तब भी धरती भाजपा की खिसकती है, उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव होते हैं तब भी धरती भाजपा की खिसकती है, और जब पंचायत चुनाव होते हैं तब भी धरती भाजपा की खिसकती है। छत्तीसगढ़ की जनता ने असीम प्यार और आशीर्वाद हमें दिया है, तो धरती किसकी खसक रही है मैंने आपको सिलेवार प्रूफ कर दिया विवेक जी। और रही बात जो अभी केदार गुप्ता जी कह रहे थे, तो मैं आपको बता दूं जी कि देखिए छत्तीसगढ़ निश्चित तौर पे सामाजिक समरसता का अभेद गढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ शांत प्रिय है। छत्तीसगढ़ की फिजा में जहर घोलने का काम कोई भी बीजेपी के नेता ना करे। हमने देखा है कि जिस प्रकार से भाजपा की पूर्व प्रभारी चिंतन शिविर में जिस प्रकार के अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था, कम से कम आपके चैनल के माध्यम से, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार है, आपका चैनल बड़ा लोकप्रिय है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता से ये आज एक वादा चाहता हूं कि कम से कम भाजपा के नेता हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और आप चाहे हम दूसरे प्रदेश जाते हो तो आप ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगा दीजिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं आपके पीछे करने वाले हैं। लेकिन कम से कम छत्तीसगढ़ में आए, छत्तीसगढ़ की पावन धरा में किसी का भी स्वागत है जो छत्तीसगढ़ का हितैषी हो, लेकिन कम से कम आप छत्तीसगढ़ में आके छत्तीसगढ़ के ऐसी कोई बात भी ना करिए जिस प्रकार से हमने जगदलपुर में देखा था, उन्होंने जो वक्तव्य दिया था। और आज स्मृति ईरानी जी आती है कि हम घुस के मारेंगे। देखिए साहब, हमारा कार्यकर्ता 15 साल आपकी पूर्ववर्ती सरकार से लड़ा है, ना वो डरा है ना वो हिला है, वो लगातार आपसे लड़ा है और अपनी सरकार हमने बनाई है। आज 71 विधायक अगर हमारे हैं तो हमारी पार्टी की आन बान शान और हमारे पार्टी के वो प्राण हमारे कार्यकर्ता हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, तो ऐसा कोई काम आप मत करिए कि हमें भी जवाब देना आता है, लेकिन हम विवेक जी गांधी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और कम से कम गोडसे के पाठशाला से निकले हुए विद्यार्थियों से हमें सीखने की आवश्यकता नहीं। चलिए हम उमेश जी से पूछने की कोशिश करते हैं। उमेश जी, स्वागत है संघ प्रमुख का, लेकिन मरकाम जी भी वही बात कर रहे हैं और श्रीवास्तव जी भी वही बात कह रहे हैं कि तोड़ने वाली राजनीति मत कीजिए। क्या वाकई तोड़ने वाली राजनीति जैसे बयान आते हैं? कांग्रेस आरोप लगा रही है इस बात को लेकर। देखिए, कांग्रेस और कांग्रेस के आरोपों की बात तो लगातार हमने अपने तमाम लोगों ने देखा है, और जिस प्रकार से अभी अमित श्रीवास्तव जी लगातार यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन हिली हुई। जमीन अमित श्रीवास्तव जी के बकौल भारतीय जनता पार्टी की हिली हुई है, लेकिन घबराहट और बौखलाहट कांग्रेस के खेमे में दिख रही है। जिस प्रकार से मोहन मरकाम जी का बयान निकल करके आया और जिस प्रकार से लगातार मोहन भागवत जी के दौरे को लेकर के बयान निकल करके आ रहा, मैं तो इनसे सीधे तौर पे पूछना चाहता हूं कि आपको किस बात की आपत्ति है? एक तरफ तो आप स्वागत करते हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक बयान देते हैं। जिस प्रकार से आदरणीय मोहन भागवत जी का दौरा हो रहा है, वो निजी कार्यक्रम में आ रहे हैं और समय समय पर निजी कार्यक्रमों के अंदर में वो लगातार छत्तीसगढ़ आते रहते हैं। अमित श्रीवास्तव भी दूसरे राज्यों के अंदर में जाते रहते हैं, मैं भी जाते रहता हूँ। उसी प्रकार से मोहन भागवत जी भी यहाँ पर आ रहे हैं, आ चुके हैं, और निजी कार्यक्रमों में 2 दिन तक वो शामिल होंगे। उसमें कांग्रेस को किस बात की आपत्ति हो रही है और कौन सा सामाजिक सौहार्द यहाँ पर इस प्रदेश के अंदर में बिगड़ गया, जरा कांग्रेस के नेता स्पष्ट कर दें। ये केवल राजनीति करने के लिए
और राजनीतिक प्रोपोगंडा खड़ा करके इस प्रदेश के वातावरण को दूषित करने का प्रयास करना चाहते हैं कांग्रेस के नेता, और आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और संघ पर ये सवाल उठा रहे हैं। अरे इनको तो जाकर के संघ के अंदर में जाकर के सीखने की यहाँ पर आवश्यकता है। अगर आज 14 तारीख है, हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती यहाँ पर मना रहे हैं। 1962 के अंदर में युद्ध होता है चीन के साथ, और उस युद्ध के अंदर में किस प्रकार से संघ के स्वयंसेवकों ने अपनी सेवा देने का काम किया था, और उससे प्रभावित होकर के 1963 के गणतंत्र दिवस के परेड के अंदर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संघ के स्वयं सेवकों को वहां पर आमंत्रित किया था। इंदिरा गांधी जी से लेकर के महात्मा गांधी जी तक और प्रणब मुखर्जी तक लगातार संघ के विभिन्न कार्यक्रमों के अंदर में शामिल होते हैं। और मैं तो यकीन के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार से 62 का युद्ध और 62 के युद्ध के बाद जिस प्रकार से गणतंत्र दिवस परेड में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संघ के स्वयंसेवकों को आमंत्रित किया, तो कांग्रेस के नेताओं को तो अपने वरिष्ठ नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू से यहाँ पर सीखने की आवश्यकता है, ना कि यहाँ पर राजनीति करने की आवश्यकता है। इसलिए कांग्रेस के नेता पहले अपने गिरेबान में झांक लें। और मुझको तो लगता है, जिस प्रकार से अमित श्रीवास्तव जी यहाँ पर कह रहे थे, अमित श्रीवास्तव जी बड़े अच्छे प्रवक्ता है, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो बयान दे रहे थे, मुझको लगता है कि इस बात का एहसास अमित श्रीवास्तव जी को भी कहीं ना कहीं हो चुका है। इस प्रदेश के अंदर में जब भी संघ के कोई भी पदाधिकारी आते हैं तो देश को आगे बढ़ाने को, छत्तीसगढ़ प्रदेश को आगे बढ़ाने को, राष्ट्र को मजबूत करने का ही संदेश देकर के जाते हैं। लेकिन किस प्रकार से मोहन मरकाम जी ने यहाँ पर बयान दे दिया है, अमित श्रीवास्तव जी की मजबूरी है, उसको यहाँ पर डिफेंस कर रहे हैं। और यदि वाकई में इस प्रदेश का आप भला चाहते हैं साहब, तो आपके अधिकारी पत्र लिख रहे हैं, आपके बड़े बड़े अधिकारी पत्र लिख रहे हैं, आपके गृह मंत्री तक मंच में कह चुके हैं कि इस प्रदेश के अंदर में जिस प्रकार के धर्मांतरण के हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है। उस पर आप गंभीरता दिखाइए, उस पर आप संज्ञान लीजिए, तब हम मानेंगे कि आप इस प्रदेश को, चलिए आपने इसको, इस डिबेट को एक विस्तृत विषय भी दे दिया है। उचित जी से मैं प्रतिक्रिया लेता हूं, फिर अमित जी से भी हम सवाल करेंगे। उचित सर, सीधा सवाल आपसे यही रहेगा, जो बात उमेश जी कह रहे थे या फिर अमित जी कह रहे थे, मोहन भागवत जी की एंट्री से क्या एक, अगर हम संघ की भी आइडियोलॉजी देखें तो समय समय पर मोहन भागवत जी भी, जैसे एक बयान उन्होंने ये दिया था कि भाई लोगों को लगता है कि संघ प्रमुख बहुत पावरफुल व्यक्ति होता है। उन्होंने कहा भाई हम तो नागपुर से चलते हैं, जैसा वहां से हमारे लिए आदेश आता है हम लोग वो करते हैं। लेकिन कांग्रेस को यह नजर आता है कि कहीं ना कहीं संघ अपनी आइडियोलॉजी को दूसरे रास्ते से, यानी बीजेपी के रास्ते से पब्लिक पर थोपता। आपको ये बात सही लगती है क्या? जी देखिए, भाजपा एक अभी भी आरएसएस की अनुषंगिक एक संगठन है, अपने आरएसएस का संगठन है। आरएसएस की विचारधारा को राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। क्योंकि लाख ये कहे कि हम राजनीति नहीं करते हैं, ये बोलते हम आरएसएस में हमारी नहीं चलती, भाजपा बोलते आरएसएस की हम लोग नहीं सुनते हैं। ये दोनों बड़ा गड़बड़ रिलेशन है। लेकिन हकीकत ये है कि आरएसएस की जो राजनीतिक संगठन है, राजनीति के रूप में जो भी एक संगठन है वो भाजपा है, ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आरएसएस की विचारधारा को लोकतंत्र में जो आगे बढ़ाती है वो बीजेपी है, इस बात से क्लियर है। तो ये सवाल नहीं उठता कि भाजपा और आरएसएस के कोई संबंध नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी बातें रखते हैं, एक विचार देता है और दूसरा उस विचारधारा को आगे बढ़ाता है। इसको अगर टालना है कि एक दूसरे के ऊपर टालना है कि हम ऐसा नहीं करते, हम देशभक्ति की बात करते हैं, हम भारत जोड़ो की बात करते हैं, हम संपूर्ण भारत की बात करते हैं, ये सब बातें अलग हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आरएसएस का राजनीतिक चेहरा भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बहुत अहम बात आपने कही। अब हम लोग करते हैं अमित जी का। अमित जी, सवाल आप सुन ही चुके हैं, जवाब दे सकते हैं आप। जी आपकी वॉइस चली गई थी, सवाल रिपीट कर दीजिए। सर सवाल यही है जो बात उमेश जी कह रहे थे कि संघ प्रमुख अपने निजी कार्य से छत्तीसगढ़ आए हुए हैं, समय समय पर आते रहते हैं और किसी प्रकार का आइडियोलॉजी को लेकर कोई अलग से बयान नहीं आता है। उनका यह कहना है कि कांग्रेस को फिर क्यों दर्द हो रहा है इस बात को लेकर। और उन्होंने ये भी कहा कि आप मोहन मरकाम जी के बयान को डिफेंड कर रहे हैं। क्या
डिफेंड करना पड़ रहा है मरकाम जी के बयान को? मैं एज अ प्रवक्ता मेरा ये नैतिक दायित्व हो जाता है कि अगर मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं तो मुझे डिफेंड करना है, और शायद उमेश जी भी वही धर्म अपना रहे हैं जो मैं कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने शुरू में ही कहा कि छत्तीसगढ़ की पावन धरा में हर उस व्यक्ति का स्वागत है जो छत्तीसगढ़ की खुशहाली, समृद्धि और समृद्ध छत्तीसगढ़ चाहता हो। लेकिन हमारे पास ऐसे कई एग्जाम्पल है पूर्व में। अगर आप देखेंगे, जो मैं खैरागढ़ की बात कर रहा था कि खैरागढ़ के बाद 23 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ में आ गए, नड्डा जी 2 बार आ गए और अमित शाह जी 2 बार आ गए, और संघ प्रमुख का 3 महीने में दूसरा दौरा है। हमने तो यही कहा कि अचानक से यहाँ पर जब सक्रियता बढ़ती है, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में तो भाजपा मुद्दा भी हो चुकी है, और पूर्व में भी जो इनकी प्रभारी थी उन्होंने कहा था हम मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। तो या तो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व तो ये नहीं चाहता कि यहाँ के नेताओं को, या तो वो नेता नहीं समझता, और जिस प्रकार से आप देखिए उन्हें लगता है कि अगर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यहाँ पर विवेक जी थे, उसके बाद भी अगर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को झारखंड में उन्होंने ड्यूटी नहीं लगाया, हमारे से लगा हुआ महाराष्ट्र बुलाना उचित नहीं समझा, तो ये दर्शाता है कि केंद्र का जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है वो छत्तीसगढ़ के नेताओं को क्या नेता नहीं मानते। मैं एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ उमेश जी से ये प्रश्न भी करना चाहता हूँ। और दूसरी बात कि रही बात अभी एक इनके नेता का किसी का बयान सोशल मीडिया में भी चल रहा था, तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेसी घबराए हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं साहब जो अंग्रेजियों से नहीं डरे, फिरंगियों से नहीं डरे, तो इन संघियों से नहीं डरेंगे, इसका वादा है। रही बात हिडन एजेंडा जो इनका होता है, मैंने जैसा कहा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा, और हमारे जो नेता, हमारा जो डर आशंका जो है, देखिए ऑलरेडी में हमारा यह भी मानना है कि जबरन धर्मांतरण कहीं भी जो होता है उसके लिए हमारे पास कानून है, और धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार के खिलाफ लगातार चर्चा भी होती है, चाहे फिर वो 1954 में हो, 1960 में हो, और 1979 में हो, और फिर चाहे 2015 में हो। तो लगातार उसके लिए अपने एक कानून है, कानून में सख्त सजा है। और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी मैं आपको बता दूं कि जो ये आरोप लगाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी 3 साल की सजा और 20,000 रुपए जुर्माना है, और अगर कोई ST/SC होता है तो उसमें 4 साल की सजा और 20,000 रुपए जुर्माना भी होता है। तो अपना एक प्रावधान है। रही बात अब जो संघ प्रमुख जी यहाँ पर आए हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं बार बार इसे एक ही चीज को कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की फिजा में जहर घोलने का काम कोई भी ना करे। ये उतनी जिम्मेदारी यहाँ पर फिजा को शांत रखने की मेरी भी है, उमेश जी की भी है, और उचित भाई की भी आप कह रहे हैं कि मैंने तो निवेदन ही कहा था मैंने आप, तो निवेदन ही कहा आप कह रहे हैं कि हम लोग किसी से नहीं डरते, मतलब ऐसी कोई भी बयानबाजी ना करें कि हमारे कार्यकर्ता जो संयम बना के रखे हैं, ऐसा कोई चीज ना हो जिससे क्योंकि विवेक जी, छत्तीसगढ़ की धरती घासीदास बाबा की धरती है, कबीर साहब की धरती है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया इसीलिए कहा जाता है कि इतने साल से हम लगातार भाईचारा से रह रहे हैं, मिलके रह रहे हैं। तो ऐसा कोई भी वक्तव्य, कोई भी भाजपा का नेता जो आता है, कम से कम वो छत्तीसगढ़ के विषय में थोड़ा ज्ञान लेके आए। ऐसी कोई भी वक्तव्य जहरीली अभद्र भाषा का प्रयोग ना करे, जहरीली बोली ना बोले। यही आपके माध्यम से, मैं उमेश जी के माध्यम से उन नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं। चलिए, उमेश जी के माध्यम से आपने निवेदन कर दिया, उमेश जी भी इस बात को आगे तक पहुंचा देंगे। ठीक है उमेश जी। देखिए, आज पता नहीं मुझको क्यों ऐसा लग रहा है कि अमित जी की पूरी लाइन आज पूरी बिगड़ी हुई है, और तमाम तरह की बातें उन्होंने यहाँ पर रख दी, लेकिन लाइन लेन से कहीं ना कहीं भटक गए, और तमाम तरह की जहरीली बातें और तमाम तरह का जिक्र कर दिया। बीते दिनों कांग्रेस ने ट्वीट किया था, और किस प्रकार से ट्वीट निकल करके आया था, किस प्रकार से आग लगा करके, खाकी पेंट में आग लगा करके किस प्रकार से वातावरण को दूषित करने का प्रयास किया था। तो आग लगाने का काम तो कांग्रेस का रहा है 1984, और उसके बाद से पूरे देश जानती कि आग लगाने का काम कौन करता है। ये अभी बयानों को लेकर के बहुत सारी बातें कह रहे थे। इनकी राज्यसभा सांसद है रंजीत रंजन जी, वो आकर के किस प्रकार का बयान बस्तर के अंदर में दे करके जाती है, वो किसी से छुपा नहीं है। तो थोड़ा ज्ञान उनको भी दे दें जाकर के। इनके राज बब्बर साहब आते हैं, वो भी किस प्रकार का बयान नक्सल को लेकर के दे करके जाते हैं, तो थोड़ा ज्ञान उनको भी दे दें। और जिस प्रकार से देश, राष्ट्र और उसको लेकर के विदेश में जाकर के, अगर हम बात करें कैम्ब्रिज के अंदर में राहुल गांधी जी जाते हैं और भारत को राज्यों का संघ कहते हैं। अगर इस प्रकार का वक्तव्य राहुल गांधी का निकल करके आता है कैम्ब्रिज के अंदर में, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को भी
कांग्रेस के तमाम नेताओं को, मोहन मरकाम जी से लेकर के भूपेश बघेल जी से लेकर के और अमित श्रीवास्तव जी, तमाम लोगों को जाकर के राहुल गांधी जी को सीख देनी चाहिए। इस प्रकार का वक्तव्य नहीं देते हैं और राष्ट्र की परिभाषा क्या है राहुल गांधी जी को जाकर के बताने की यहाँ पर आवश्यकता है। इस प्रकार से ये छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में धर्मांतरण का विषय धर्मांतरण के कानून यहाँ पर बता रहे थे। अगर उस क्षेत्र का एसपी पत्र लिखे, जनता के मन की बात सुन लीजिए ना सर, जी बोलिए बोलिए बोलिए। धर्मांतरण के विषय पर आपका अधिकारी पत्र लिखता है, उसको आप गंभीरता से नहीं लिखते हैं, हाँ, लेते हैं। आपके मंत्री उस विषय पर गंभीरता से वक्तव्य देते हैं, उस विषय को आप गंभीरता से नहीं लेते हैं, आप कानून का हवाला देते हैं। कानून का हवाला देने वालों, आपको, आपकी सरकार है, 71 सीट का आप दावा कर रहे थे, बड़ा जनादेश जनता ने दिया है, आपको उस कानून का पालन करना है साहब, ना कि उस कानून की आड़ में संरक्षण देने का प्रयास करना है। तो सारी जिम्मेदारी आपकी है और बिना किसी कारण के बयान देकर के इस प्रदेश का जो सौहार्द है, जो अतिथि आते हैं उनकी स्वागत की जगह इस प्रकार का वातावरण निर्मित करने का काम आप कम से कम मत कीजिए। छत्तीसगढ़ प्रबुद्ध राज्य है, सबका स्वागत करता है, सबका सम्मान करता है। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ राज्य के ऊपर हमको गर्व है, वहां पर इस प्रकार के राजनीतिक ठीक है, कांग्रेस भी स्वागत ही कर रही होगी। और मुझे शायद याद आ रहा है कि पिछले दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि आप हमारे गौठान देखने भी आइए, उनका भी स्वागत किया था। अच्छी बात है मोहन भागवत जी का। उचित शर्मा साहब, ओवरऑल एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी इस विषय पर। जी विवेक, ये मैटर ये है, आप इसको इस ढंग से समझे कि देखिए दिलीप सिंह जुदेव के जाने के बाद वो उस जगह कोई भाजपा का कोई बड़ा नेता हुआ नहीं। बीजेपी ने जो जुदेव जी थे वो इतनी बड़ी एक चुनौती नेता भी उनको कहा जाता था कि वो छत्तीसगढ़ की पूरी सीट से वो चुनाव लड़ सकते थे, कहीं 90 सीट से भी अगर वो खड़े होते हैं तो उनकी जीतने की गुंजाइश ज्यादा रहती थी। वो इस तरीके के नेता रहे। अब उनके गुजर जाने के बाद वहां एक वैक्यूम बना हुआ है, उस वैक्यूम का कुछ न कुछ असर, उस वैक्यूम को अभी तक कोई भर नहीं पाया है, उनके परिवार के लोग भी नहीं भर पाए, वहां भी संघर्ष जारी है। तो ये एक्चुअली वो धर्म परिवर्तन का एक पट्टा है, वो बेल्ट है। और मैंने पहले भी कहा कि 2018 का चुनाव भाजपा ने लड़ा था, 2023 के चुनाव आरएसएस लड़ेगी इस छत्तीसगढ़ में। तो ये चीजें हैं। तो वहां पे जैसे छत्तीसगढ़ में उन्होंने व्यापक बैठक की, सब जा, अब ये सूक्ष्म क्षेत्र में अब ये संभागीय स्तर की चीजें कर रहे हैं। ये सरगुजा, बस्तर, जसपुर में आपका काम कर रहे हैं। इसके बाद ये बस्तर भी जाएंगे कुछ दिनों बाद। तो ये दूसरे तरीके से ये अपने काम इनके चालू है। तो आप ये बात मान के चलिए कि जिस तरीके से ये काम हो रहे हैं, अब जगह ये पूरा का पूरा फोकस है, पूरा का पूरा पॉलिटिकल है। इसको आप ये ना समझे कि अगर ये आज कैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं कि ये उनकी निजी दौरे नहीं है, पूरा भगवाकरण हो चुका है, पूरे भगवे झंडे लगे हैं उनके धर्म। बिल्कुल सर, और ये भी देखना अहम होगा दौरे के मायने क्या है कांग्रेस की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय समाप्त हो चुका है हमारा। धन्यवाद घोरमोड़े साहब, अमित जी, उचित जी, आप सभी मेहमानों का। सवाल यही कि इस दौरे से आखिर क्या कुछ नजर आएगा, इस पर नजरें तो बनी रहेंगी, लेकिन कांग्रेस के आरोप है, पर बीजेपी कह रही है इन आरोपों में कोई दम नहीं है। वो छत्तीसगढ़ आए हुए हैं, अपने कार्य से आए हुए हैं और कुछ भी इसमें नहीं है। ग्वार छत्तीसगढ़ में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।